चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं ऐसी खबर से, जहां इन दिनों प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, वहीं पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कर्तव्य पथ पर सजा है संस्कृति का महाकुंभ। आज दोनों ही समागमों की तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से आपको हम दिखाएंगे, जहां एक ओर संगम नगरी प्रयागराज में परंपरा, आस्था, विश्वास का सफर जारी है, जहां चल रहे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पवित्र संगम पर स्नान ध्यान कर रहे हैं। तो वहीं गणतंत्र दिवस परेड से पहले आज राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें संस्कृति, परंपरा, विरासत के साथ आत्मनिर्भर भारत की भी झलक नजर आई। देश की यही रंग बिरंगी सांस्कृतिक और पारंपरिक तस्वीरें 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनेंगी। वैसे यूं तो इस बार 25 झांकियां रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की झांकी अभी से चर्चा में है, क्योंकि इसके जरिए भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का दर्शन कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले बताऊं, जरा आप ये फ्रेम अगर कैम 3 खोल दे तो नवजोत ही बता पाएंगे, क्योंकि आप देखकर आई हैं कि ये झांकी कैसी है। जैसा हम हर दिन महाकुंभ का महापर्व मना रहे हैं, बिल्कुल वही तस्वीर आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम भी है इस बार महाकुंभ 2025। देखिए, इस शंखनाद से आप समझ गए होंगे हम कहाँ हैं। हमें उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या थीम है इस बार? हमारी थीम है प्रयागराज महाकुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ जी। और क्या कुछ दिखाया गया है पूरी झांकी में? पूरी झांकी में आप देख सकते हैं समुद्र मंथन को दर्शाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन में रत्न निकले थे, अद्भुत रत्न, जिसको पाकर के मानव सृष्टि का उत्थान हुआ था। तो उन रत्नों को इसमें दर्शाया है और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कितना दिव्य भव्य झांकी है। जैसा कि पूरा प्रयागराज महाकुंभ का जो चल रहा है पूरे विश्व भर में, सब लोग विश्व भर से वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाकुंभ इस पूरी झांकी का थीम है भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक प्रभु प्रविष्टः प्रभु प्रविष्टः प्रभु प्रविष्टः। एकता और आध्यात्म का संदेश देती उत्तर प्रदेश की ये झांकी जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस पूरी झांकी को दर्शाया गया है। महाकुंभ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। क्या है ये कलश? देखिए, ये मंगल कलश है। जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो मंगल कलश लेकर के महिलाएं जाती हैं। कोई भी शोभा यात्रा है या कोई भी झांकी है तो मंगल कलश के माध्यम से एक शुभ संकेत है। और हम सभी को आमंत्रित भी करना चाहते हैं कि आप सभी प्रयागराज कुंभ में पधारिए। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारी कलाकार हैं, जो कि सभी को मन लुभाने के लिए अपनी कला के माध्यम से और अपने एक्ट के माध्यम से इस झांकी को और भी सुशोभित आध्यात्म का संदेश दे रहे हैं और सबको आमंत्रण भी दे रहे हैं, आप आइए और महाकुंभ का हिस्सा बने। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक नजर आ जाएगी। महाकुंभ जो चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ के इसी संदेश को दिखाती, प्रदर्शित करती ये झांकी कर्तव्य पथ पर आपको नजर आएगी, जिसमें समुद्र मंथन दिखाया गया है, कुंभ स्नान को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और आध्यात्म की एक झलक, यानी अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो आध्यात्म का संदेश देती ये झांकी आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी उत्तर प्रदेश की तरफ से। और चलिए अब आपको उन कलाकारों से भी हम मिलवाते हैं जो कि पूरी शिद्दत के साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये कलाकार अपने अपने प्रदेश की संस्कृति के रंग प्रस्तुत करेंगे। गुजरात, गोवा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से आए इन कलाकारों का जज्बा देखने लायक है, जिन्होंने आज फुल ड्रेस रिहर्सल में अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक छटा को बिखेरा और अब इनको भी गणतंत्र दिवस पर अपनी परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, आपको बहुत ही कलरफुल झांकियां देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे खास एक छोटी सी प्रस्तुति जो हम लोगों ने भी देखी है, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब लोग। ये सब लोग हैं गुजरात से। तो इस बार गुजरात का थीम क्या है? इस साल कुछ नया करने वाले हैं। हम लोग तो इतने महीने भर से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, और
एक्चुअली हम लोग डेली इतना 3-4 कितनी प्रैक्टिस होती है? 3 से 4 कलाक तक हम लोग घंटे तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये तैयार होने में कितना टाइम लगता ये 1.5 से 2 घंटा लगता है। है? आपको भी 1.5-2 घंटा लगता है? यस मैम, हमको भी 2 घंटा ये इतनी प्रैक्टिस, मतलब 4 घंटे आप प्रैक्टिस यहीं पे कर रहे हैं या वहां से भी करके आए हैं? वहाँ से भी करके आए, अभी 1 महीने से यहाँ से भी कर रहे हैं। यहाँ से भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने आपकी प्रस्तुति देखी जिसमें आप लोग तलवार को ऐसे घुमा रहे थे। डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं हाँ? नहीं, डर नहीं डर नहीं लगता। इसकी कितनी प्रैक्टिस की आप लोगों ने? बहुत सारी प्रैक्टिस की है तलवार घुमाने की। अच्छा, इस बार जो अलग आपने बताया कि कुछ अलग होने वाला है गुजरात की झांकी में, कोई मुझे बता पाए अगर कि कुछ स्पेशल इस बार क्या हो रहा है? इस बार स्पेशल ये है कि हम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा जो अटल ब्रिज है, एयरक्राफ्ट है, सारे जो एक्टिविटीज़ है, सेमीकंडक्टर, सब हम उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसलिए अच्छा, जो सौराष्ट्र की झांकी है उनको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जो कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत, पहली बार आए हैं? ये हमारा सेकंड टाइम है। हाँ, पिछली बार भी हम आए थे, बहुत मजा आया था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। और दिस टाइम हमने सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है और स्पेशली ये हमारा जो तलवार और धार का जो है इसे हमने रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत एक्साइटेड है। देखिए, उत्तर पूर्व की झलक भी आपको मिलने वाली है जिसमें त्रिपुरा की एक झांकी होगी और ये तमाम कलाकार जो हैं ये उनके साथ चलेंगे। थोड़ा सा डिटेल आप मुझे बता पाएंगे, क्या कुछ खास इस बार होगा त्रिपुरा की झांकी में? हम लोग तेबलो में आया है वो त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये क्या क्या है आपके हाथ में? ये त्रिपुरा में एक मार्च को 14 गॉड का एक पूजा होता है, वो उनको लेकर यहाँ पर थोड़ा देखने के लिए आए। क्या आप कुछ बताएंगे? नहीं। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड। हमारे लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम आए हैं और हमारे जो ऐतिह्यवाही 14 देवता होते हैं 14 डेटीज, उसकी पूजा के आधारित हमारा अभी का थीम है। तो उसी की परंपरा को हम झलकाते हुए टेबलू में आएंगे और अपनी प्रणामी भारत माँ को देंगे। चलिए, बहुत खूबसूरत, हम आपको देखेंगे कर्तव्य पथ पर, लेकिन थोड़ा सा और अगर डिटेल्स इसके बारे में, ये क्या चीज होती है, किस तरीके से इन सबको वॉक कराया जाएगा, वहाँ पे मार्च होगा? वहाँ पे तो ये ट्रेडिशनल वे होता है, जब जो 14 डेटीज है उनके जो बाथिंग, जो उनका प्रोसेस होता है नहाने का, हम पूजा अर्चना से पहले उसी ट्रेडिशन को हम वहाँ पे झलका रहे हैं। यानी कि त्रिपुरा की झांकी में इस बार वहाँ की धार्मिक संस्कृति नजर आ रही है। 14 देवता का एक स्पेशल पूजा होता है, उसका नाम खाटची पूजा होता है, उसी पे आधारित है। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं बेहद खूबसूरत सी तस्वीर। ये है कोलकाता की झांकी के वो लोग जो इस वक्त आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको दिखेंगे कर्तव्य पथ पर। और इसमें हैं गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, महिषासुर है, गणेश जी के साथ महिषासुर हैं, आप हैं माँ दुर्गा के रूप में और आप हैं कार्तिकेय। क्या इस बार थीम है? इस पर थीम है महिष मर्दनी दुर्गा महिषासुर वध, ये थीम का नाम है। और बंगाल की झांकी में इस बार क्या खास है? बंगाल की झांकी में क्या खास बोलेंगे, दुर्गा माता की जो टेबलों में है वो दुर्गा माता की सभी किया है। हमने देखा था कि पिछले 2 साल से, क्योंकि देखिए इसको यूनेस्को ने भी मान्यता दी, उसके बाद वहां से हर जगह पर इसी थीम को कर्तव्य पथ पर 2 साल से हम देखते आ रहे हैं। क्या उसी को आगे कंटिन्यू किया गया? हाँ, जी मैम। ठीक है, और क्या दिखेगा इस बार बंगाल की झांकी में? बंगाल की झांकी में जो है वो लक्की भंडार है इसके बाद बाउल है, तारपरे दुर्गा माता की है, और हम लोग नीचे तो पैदल चल कर जाएंगे। दिवस हाता धरियले होसाय गोवा सोमेन गोवा मायेच्या उर्मिन भरिल्या गोवा। तो हम गोवा की झांकी में क्या देखेंगे? अब गोवा की झांकी में गोवा का प्रॉपर ट्रेडिशन आपको देखने मिलेगा। गोवा में किस तरीके से फीमेल ड्रेस पहनती है, मेल जैसे ड्रेस पहनते हैं, हाथ में दिउजा होता है, दिए जैसे दिया होता है वैसे दिउजा हम लोग का होता है, तो आपको बहुत सारा कल्चर मिलेगा। क्या ये पीछे इन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? इन्होंने पीछे हमसे पूछेंगे तो हम कह देंगे ये छतरी है। नहीं, तरंग ये बेसिकली साड़ी को लेके बनाया जाता है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी साथ जितने भी गर्ल्स है, फीमेल्स है, वो अपने अपने घर से साड़ी ले जाती है और उसको लेके ये बनाती है।
इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये बस एक डेकोरेशन? ये नहीं, ये फंक्शन में सिंगो शो होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। चलिए, अब बात आई गोवा के ओरिजिनल ट्रेडिशन की। बहुत खूबसूरत आप सब लोग लग रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा कि इस बार आपको गोवा की मेन ड्रेसेस, फीमेल ड्रेसेस जो लोग वो पहनते हैं, बाकी ट्रेडिशनल ड्रेस क्या वो बताने वाले हैं। तो बताइए ये किस स्टाइल की साड़ी है, क्या कहते हैं इसको, ज्वेलरी के बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, तो ये नौवारी साड़ी है जो हम हाथ से घुमाते हैं और वो अपने ज्वेलरी के साथ पूरा मैच करके, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होता है, जो नथ होता है हमारा, इसको ठुशी कहते हैं, मंगलसूत्र और नथ और बिंदिया वगैरह सब पहन के, फिर हमारे हाथ में दिवजा होता है जो वहाँ का ट्रेडिशनल दिया होता है, जिससे हम भगवान की पूजा करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम वहाँ पे जाके फिर भगवान की पूजा करते हैं। चलिए बात राजस्थान की। कर्तव्य पथ पर इस बार राजस्थान के विकास और ऐतिहासिक विरासत की झलक नजर आने वाली है। देखिए इस बार कैसे दिखेगी राजस्थान की ये झांकी। राजस्थान की झांकी, और इस बार राजस्थान की थीम क्या है और किस थीम पर राजस्थान की झांकी बनाई गई है, ये भी हम समझते हैं, क्योंकि प्रकृति और साथ ही साथ अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको दिखाने की कोशिश है। क्या खास? राजस्थान जो कि एक संस्कृत और कला संस्कृति का वैभव है, उसी कला संस्कृति के वैभव के अंदर हमने धर्म और विकास को और प्रोग्रेसिव जो राजस्थान आज हो रहा है उसको हमने दिखाया है। धर्म के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान की जो महिलाएं गवर, गणगौर, तीज, उसकी जो पूजा करती है उसको हमने फ्रंट पे, ट्रैक्टर पे दिखाया है। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जो विकास हुआ है, राजस्थान के अंदर जो जल संरक्षण का विकास हुआ है और सूखी क्षेत्र में आज अनार की जो खेती हो रही है, सोलर प्लांट के द्वारा जो खेती की जा रही है, जल संरक्षण द्वारा जो खेती की जा रही है, उसका डेवलपमेंट और विकास में जो राजस्थान की जो हवेलियां हैं उसके अंदर जो प्रोग्रेस हुआ है, जो 200 साल 400 साल पुरानी हवेलियों को जो चेंज किया है राजस्थान ने और उसको पर्यटन के लिए खोला है, उसको हमने इस बार झांकी में दिखाया है। यानी संस्कृति तो आपको नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरीके से राजस्थान में काम हो रहा है, यहाँ की सभ्यता की झलक और वो दोनों क्या किस तरीके से तरक्की हो रही है, तमाम चीजें आपको राजस्थान की झांकी में इस बार नजर आ जाएंगी कर्तव्य पथ पर। तो कर्तव्य पथ पर इस बार राज्यों की अलग अलग झांकियों में उस राज्य की सभ्यता, संस्कृति को दिखाया गया है। राजस्थान की तस्वीर आपने देखी, उड़ीसा की झांकी आपको दिखाते हैं जिसका थीम है विरासत से लेकर विकास, जिसमें यहाँ के नीलगिरी हिल रेंज में रहने वाले ट्राइब्स के पारंपरिक टेक्सटाइल को शोकेस किया गया है। ऐसी कई और खासियतें हैं इस झांकी में, देखिए। और अब हम आपको लेकर आए इस झांकी में, जहाँ पर आप समझ गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर, संबलपुरी आर्ट को देखकर कि ये कहाँ की झांकी है, उड़ीसा की झांकी। क्या खास है इस बार, थीम क्या है उड़ीसा? देखिए इस साल कॉन्सेप्ट था विरासत से लेके विकसित। तो मैंने हमारा विरासत जो हमारा फास्ट ट्रेडिंग जो हुआ था, तो मैंने ये बोई, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोट, ये पहले हमारा मतलब पहले स्टार्टिंग हुआ था हमारा ट्रेडिंग, तो उसको विरासत के लिए मैंने ले गया। और बाकी टेक्सटाइल का डिफरेंट टेक्सटाइल जो है उसको मैंने दिया। और उसका बाद मैंने यहाँ पे देखा डोंगुरिया कंद जो मतलब नीलगिरी पहाड़ का अंदर रहते हैं, वो एक लिमिटेड ट्राइब है और ये मैनुअली सब एक एक सावल बनाते हैं, उसको बोलते हैं डोंगुरिया सावल बनते हैं। और ये एक एक बनाने के लिए कम से कम उनको 1 मंथ 2 मंथ लगता है। ये है एक मैनुअल प्रोसेस। और दूसरा है, मैंने यहाँ पे देखो कि डिफरेंट जो टेक्सचर है साड़ी का, ये हमारा है मानियाबंद साड़ी, जो पिछले बार इस साल हम लोग को मिला है, जो टेक्सटाइल विलेज करके एक मिला है हमारा, तो उसको मैंने डेपिक्ट किया। ये जो उनका एटमॉस्फेयर को लेकर मैंने ये बोट टेक्सटाइल का वो डेपिक्ट किया। यानी इस बार पूरा थीम जो उड़ीसा का है वो टेक्सटाइल। हाँ, मैंने पूरा, क्योंकि हमारा स्टेट तो कलरफुल स्टेट है, तो इसीलिए मैंने दिखाया। चलिए, कलरफुल स्टेट, संबलपुरी आर्ट के साथ आपको उड़ीसा की संस्कृति के बारे में पता चलेगा, जहां पर बेहद खूबसूरत इस बार उड़ीसा का पवेलियन और पूरी तरह से टेक्सटाइल बेस इसको तैयार किया गया है। और 76वें गणतंत्र दिवस पर बहुत कुछ खास होगा। कर्तव्य पथ पर भारतीय आन बान शान से जुड़ी कई नई झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भी नजर आएगी। आज इसकी भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस संयुक्त झांकी की थीम सशक्त और सुरक्षित भारत पर आधारित है। और इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में लखपति दीदी का आर्थिक सशक्तिकरण भी दिखेगा। और क्या क्या खास होगा इस बार के गणतंत्र दिवस में, इस रिपोर्ट से जानिए।
कर्तव्य पथ पर जवानों का जोश हाई है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तीनों सेनाओं के जवान फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भी दिखेगी, जिसकी थीम सशक्त और सुरक्षित भारत पर बेस्ड होगी। डिफेंस की इस झांकी में आपको जहां पर ताकत नजर आएगी, वहां एक चीज और जो भारत इसके जरिए मैसेज देगा वो ये है मेक इन इंडिया का मैसेज, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा तवज्जो देते आए हैं। खुद डिफेंस मिनिस्टर लगातार कहते आए हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत, और उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ती और उसको दिखाती ये डिफेंस की झांकी इस बार आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में लखपति दीदी का आर्थिक सशक्तिकरण भी दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर डेयर डेविल्स की टीम एक बार फिर से अपना हैरतअंगेज करतब दिखाने को तैयार है। सेना के 40 जवानों ने 7 मोटरसाइकिलों पर 20 फीट ऊंचा मानव पिरामिड भी बनाया। गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी मिसाइलों का भी जलवा दिखेगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और लंबी दूरी की पिनाका रॉकेट सिस्टम भी पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी। फिलहाल इस मिसाइल को चीन के साथ सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड की थीम स्वर्णिम भारत विकास और विरासत के मूल मंत्रों को भी दर्शाएगी, जिसमें इंडोनेशिया का दस्ता भी कदम ताल करता नजर आएगा। जाहिर है कर्तव्य पथ पर पराक्रम और संस्कृति के इस महाकुंभ में दुनिया हिंदुस्तान की शौर्य गाथा देखेगी, जिसमें 5000 कलाकार एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास और संस्कृति के रंग से दुनिया को रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कुल 25 झांकियां परेड का हिस्सा होंगी। कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय पर्व को गर्व से मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इंतजार है तो उस ऐतिहासिक पल का जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की गौरव गाथा से रूबरू होगी। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की कर लेते हैं। वडोदरा में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबोटिक्स टीम ने हॉक विमानों से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। जी हाँ, देखिए अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई गई हैं और जब विमानों ने उड़ान भरी तो दर्शकों का दिल रोमांच से भर उठा। देखिए आसमान में भारतीय वायुसेना के पराक्रम की अद्भुत झलक। आसमान की अनंत ऊंचाई पर वायु वीरों का पराक्रम, साहस और शौर्य से भरी हैरतअंगेज उड़ान। वडोदरा के दर्जीपुरा में मौजूद वायुसेना स्टेशन पर एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हॉक MK-132 विमान उड़ाया। 9 हॉक विमानों ने अद्भुत करतब का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के वीरों ने जब वडोदरा के आसमान की अनंत ऊंचाई को अपने विमान से नापना शुरू किया तो जमीन पर मौजूद दर्शकों के दिल जोश से भर उठे। हैरतअंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने लोगों के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बहुत अच्छा, ऑसम एज ऑलवेज। सूर्य किरण नेवर स्टॉप टू अमेज अस। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बहुत ही ब्रिलियंट शो था, वेरी थ्रिलिंग एंड आई एम श्योर बड़ौदा के ऑडियंस को बहुत मजा आया होगा। बहुत इंस्पायरिंग है यूथ के लिए एंड सबको बच्चों को लेकर ही आना चाहिए
so that वो ये देखें and they get inspired to join the Defence Forces of India. MK-132 विमान ने तिरंगा थीम पर प्रवेश किया। जब टीम ने आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाया तो दर्शकों का दिल स्वाभिमान से भर उठा। जब MK-132 विमानों ने हवा में दिल फॉर्मेशन बनाया तो दर्शकों का दिल रोमांच से भर उठा। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम एक के बाद एक हैरत अंगेज करतब दिखाती रही, जिसे देख वहां मौजूद लोग गर्व से भर उठे। इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में कैद करते रहे और वायुवीर अपने प्रदर्शन से लोगों का रोमांच बढ़ाते रहे। सूर्य किरण टीम में 9 हॉक MK-132 विमान शामिल हैं, जो भारत में निर्मित और लाइसेंस प्राप्त हैं और 5 मीटर से भी कम दूरी पर बहुत करीब से उड़ान भर सकते हैं। जहाज बहुत पास उड़ते हैं, तो जितने भी पायलट हैं पूरे फोकस से जहाज उड़ा रहे होते हैं। उस टाइम पे हमारे को ये ध्यान रहना होता है कि हम किसी एक दूसरे विमान के एक निर्धारित डिस्टेंस के ज्यादा पास ना आ जाएं। तो उसके लिए हमारे को बहुत फोकस लगता है, बहुत ट्रेनिंग लगती है। 1 साल की लगभग ट्रेनिंग के बाद एक पायलट तैयार हो पाता है इस तरीके का डिस्प्ले करने के लिए। ये एयर शो आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में देखा गया। इस शो को लेकर शहर के युवाओं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोगों ने अपनी छतों से भी एयर शो को देखा। इस एयर शो का मकसद अपनी ताकत दिखाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में ना बड़ा दिलचस्प ये मामला है कि आप चाय की दुकान पे या फिर खाने पीने के स्टॉल्स पे वहां भी ना मतलब हर तरह की बातें हो जाती है, घर से लेकर राजनीति तक। मानती है? बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन किस मुद्दे पे चर्चा होती है ये बताइए। ये ज्यादा तो खास है। पान की दुकान पे भी प्रधानमंत्री की चर्चा सुनी है। चाय की दुकान पर ज्यादा होती है तमाम बातें कि कौन प्रधानमंत्री लेकिन ऐसा क्यों है कि खाने पीने के टेबल पे ही अक्सर चर्चा की जाती है, खाने पीने की डिशेस के साथ माइंड रिलैक्स और आप अच्छा खा भी रहे होते तो अच्छा बोल भी पाते हैं, सोच भी पाते हैं, अच्छे थॉट्स आ रहे होते हैं। चलिए तो देखिए अच्छे थॉट्स। अभी तो देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज हम आपको लिए जा रहे हैं दिल्ली में एक खास जगह। इस जगह का नाम क्या है? शंकर मार्केट। आप गई हैं कभी? मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना बहुत है। हमारे पंजाब में ना कहते हैं कड़ी चौल, राजमा चावल। तो आज हम आपको राजमा चावल खिलाएंगे। और वहां पे क्या कुछ चुनावी चर्चा चल रही है, चलकर देखिए। एक होता है अपर क्लास, जो अपने लंच और डिनर के लिए महंगे रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाते हैं। एक होता है लोअर क्लास, तो दिन भर बस अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है। और इन दोनों के बीच में होता है हमारा मिडिल क्लास, यानी कि शायद मैं और आप। और यही मिडिल क्लास, इसको जब भूख लगती है तो ये पहुंचता है इस तरह के ढाबा में, जहां पर लजीज राजमा चावल, कढ़ी चावल, पनीर वाले छोले भटूरे और शाही पनीर चावल मिलता है। एक तो यहाँ का स्वाद कैसा है, क्यों आखिर यहाँ इतनी भीड़ लगती है। हम मौजूद हैं सीपी में और ये ढाबा फूड के नाम से मशहूर है। लगभग 25-30 साल पुरानी ये दुकान है। और यहाँ पर आप देखिए कि लंच टाइम होते ही इस तरह से लंबी कतार लोगों की लग जाती है। ये दुकान 30 साल पुरानी है, मतलब यहाँ पर आने वाले ग्राहक और ओनर अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव का मतलब क्या होता है और चुनाव किन मुद्दों के आसपास घूमता है। चुनाव पर ही हम आज बात करेंगे, लेकिन अपने हाथ में कम से कम एक प्लेट तो ले लें, खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, तभी ना बात करेंगे। आइए सौरभ जी, कब से ये दुकान यहाँ पे? दुकान को तो सर 40 साल हो गए होंगे। क्या खासियत है, क्या कुछ खास मिलता है यहाँ पे? खासियत तो सर राजमा चावल के लिए खास है जी। तो क्या क्या है यहाँ? रखते यही है सर, राइस आइटम्स ही होती है मोस्टली। राजमा राइस, कढ़ी राइस, छोले राइस, पनीर राइस, छोले भटूरे, ये आइटम्स होती है। चुनाव में फिर मूड किस तरफ है? सर मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव मैं चाहता हूँ वो लोग जो जीते, जो ये कच्चा लालच ना दिखाए कि 2000 दे देंगे, 4000 दे देंगे। मुझे 4,000 नहीं चाहिए, कच्चा लालच नहीं चाहिए। जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारे। बिल्कुल, हम सब भी यही चाहते हैं कि स्थिति देश की सुधार हो, करप्शन कम हो, आम आदमी जो है कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी पाए, महंगाई कम हो, हर बंदा दाल रोटी अच्छे से खा पाए। 2-4 हजार का ये जो कच्चा लालच ये जो पॉलिटिशियंस देते हैं ना, ये मुझे लगता है कि ये गड़बड़ का मामला है थोड़ा। जी देखिए, अगर
स्कूल की फीस के लिए चेंजेस लाते हैं तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट्स की जो मेजर इनकम है वो कहीं ना कहीं बच्चों की फीस में ही जाती है। तो अगर ये एक चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज तो होगा ही। देखो टैक्स स्लैब पे तो होना चाहिए काम, नो डाउट, क्योंकि जो टैक्स स्लैब जो इन्होंने पीछे बढ़ाया, जो सेंट्रल ने बढ़ाया है, वो तो बहुत ज़्यादा गलत था। मैं तो पर्सनली यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं रहता, बट इन जनरल ओवरऑल वो इशू है यहाँ पे टैक्स का। उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और शिक्षा तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, चाहे मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, हर किसी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करना तो बहुत अच्छी बात है। मिडिल क्लास कौन है? हम जैसे नॉर्मल वर्कर जो डेली के कुआं खोद के पानी पीने वाले बंदा है। मगर आपको फ्री करना है तो एक एजुकेशन फ्री करो। जो हर एक इंसान, एक लोकल बंदा जो इतना काम कर रहा है, इतने महंगाई के अंदर अपने फैमिली का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पढ़ाई कराना, अपने बच्चे को एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। आपको करना ही है तो एक एजुकेशन फ्री करो मेरी तरफ से। तो केजरीवाल ने पानी पिला पाए, दारू जरूर नहीं पिलाई, लेकिन पानी नहीं पिलाया साफ। पानी आज भी गंदा आ रहा है, 10 साल पहले भी गंदा ही आ रहा था। हमने उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने काम नहीं किया। सर गर्मियों में तो बिजली का बिल आ ही रहा है, 3-3.5 हज़ार रुपए तो हर कोई भर रहा है, तो जो सर्दियों में नहीं आ रहा वो गर्मियों में ले लिया जा रहा है। पहली बार ये मिडिल क्लास का मुद्दा आया है। मिडिल क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, प्रधानमंत्री ने भी मिडिल क्लास को ही काटा है। जीएसटी जो लागू किया है, टैक्स लिया है, सिर्फ टैक्स लिया प्रधानमंत्री ने, उन मिडिल क्लास को सुविधा कुछ नहीं दी है। ये कम से कम केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठा करके कम से कम एक मिडिल क्लास के लिए भी सोचा है। कि आप मिडिल क्लास से उससे दिन भर का हिसाब किताब या महीने भर का हिसाब किताब पूछ लीजिए तो वो आखिर में बोलते हैं कि भैया आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, पता नहीं पैसे कहाँ गए, सैलरी कहाँ गई, बचा कुछ है नहीं। और इसी दुखती नब्ज को पकड़ लिया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या सही नब्ज उन्होंने पकड़ी है? क्या इसी नब्ज को पकड़कर वो इस चुनाव में अपनी नैया पार लगा जा पाएंगे? देखने वाली बात होगी। कि फिलहाल कई लोग इस मसले पर बटे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चलो कम से कम आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात तो कर रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो तो पहले भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, किया कुछ है नहीं, न जाने अब जो बोल रहे हैं करेंगे या फिर नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब आपको लंदन की मशहूर फेयर शॉट कैफे में लिए चलते हैं, जहां पर कैफे में खाना पीना तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ दिव्यांग छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और देखिए, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित युवाओं को कैफे में कॉफी बनाना, खाना बनाना और कस्टमर से कैसे बातचीत की जाए, वो तमाम ट्रेनिंग भी इन लोगों को दी जाती है। सात समंदर पार लंदन के इस चैरिटी वाले कैफे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फेयर शॉट नाम के इस कैफे में न सिर्फ मजेदार खाना पीना और कॉफी मिलती है, बल्कि यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस कैफे के स्टूडेंट कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके बारे में आमतौर पर सोचा जाता है कि ये मुख्य धारा में काम नहीं कर सकते। लेकिन फेयर कैफे में इन युवाओं को कॉफी बनाना, खाना बनाना और कस्टमर को अच्छी सेवा देने जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। Fair Shot is a registered charity and also a social enterprise cafe. We exist to combat the 95% unemployment rate amongst adults with learning disabilities, mainly because there aren't that many opportunities for young adults to actually enter sustainable employment. So we offer both a supported internship program for 15 young adults with a learning disability every year, and then we get 90% of them that are then ready for a job into employment. खास बात ये कि इस कैफे में ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत साल में 15 ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद या तो इस कैफे फेयर शॉट में ही जॉब मिल जाती है या वो बाहर जॉब करने की काबिलियत सीख लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये हसीन लड़कियां और पीछे हसीन वादियां ओली लिए चल रही हूँ। आपको खूबसूरत वादियों के दीदार आपको कराएंगे, जहां इन दिनों पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। और देखिए, चमोली में स्की रिजॉर्ट इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, नजर आ रहा है। सैलानियों की आमद को देखते हुए यहाँ स्कीइंग के शौकीनों के लिए कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। औली में लगी है रोमांच की पाठशाला। यहाँ कुदरत ने बनाया है बर्फ का मैदान।
दुनिया भर में स्कीइंग स्लोप के लिए मशहूर चमोली जिले में बना ये स्की रिजॉर्ट इन दिनों सैलानियों और स्काई लवर्स से गुलजार है। यहाँ के खूबसूरत बुग्याल यानी घास के मैदान पर इन दिनों जहाँ नजर जाएगी वहाँ बर्फ की सफेद चांदी बिखरी हुई है, जिस पर देश के कोने कोने से आए पर्यटक इन दिनों यहाँ की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग के गुर सीखने पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व में भी स्कीइंग के लिए मशहूर है औली की ये स्कीइंग ढलान है। और इस समय यहाँ पे देख सकते हैं स्कीइंग के कोर्स शुरू हो चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। इस समय औली की जो ढलाने हैं वो बर्फ से लकदक है। दरअसल औली की इन बर्फीली वादियों में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने स्कीइंग के शौकीनों के लिए कोर्स शुरू किया है, जिसमें स्की बोर्ड पर हाथ आजमाने, स्कीइंग करने की दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यंगस्टर्स खास तौर से इस रोमांचक खेल की बारीकियों को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। बर्फ के मैदान पर फराटे भरना इतना आसान काम भी नहीं, इस बात से नए खिलाड़ी भी वाकिफ हैं। मैं स्की कोर्स में आया हूँ 14 डेज में। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, खाना अच्छा है और थोड़ा सा जैसे मैम बोल ही रही है कि स्नो थोड़ा कम है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है। बाकी तो कोर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और ट्रेनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इंस्ट्रक्टर्स। इन दिनों बर्फ की वादियों का दीदार करने के साथ ही स्कीइंग के लिए बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी पहुँच रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चों के साथ ही हर उम्र के लोग हैं, जिनको GMVN 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन का स्कीइंग कोर्स करवा रहा है। जो लर्निंग सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्नो है और बहुत अच्छी कंडीशन भी अभी स्नो की है, जिसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें हमारे पास 7 डेज 14 डेज और भी आएंगे आगे। औली की ढलानों पर स्की करते लोगों के लिए ये पल उनकी जिंदगी के यादगार लम्हों में शामिल जरूर हो गए हैं। तो आप भी अगर स्कीइंग के शौकीन हैं, तो रोमांच की इस खूबसूरत पाठशाला में शामिल हो जाइए। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रोमांच की पाठशाला में लिए चलते हैं। द्रास में -20 डिग्री तापमान के बीच मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये रिपोर्ट। मार्शल आर्ट और कराटे दुनिया के प्रसिद्ध खेलों में शुमार होते हैं। कश्मीर में भी कई सारे युवाओं में कराटे और मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा भी है और उन्होंने वो दुनिया और देश में सिद्ध करके भी दिया है। लेकिन लद्दाख क्षेत्र में कराटे की खेल अब काफी लोकप्रिय हो रही है। खासकर अगर हम द्रास इलाके की बात करें, जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है और देश का सबसे ठंडा रिहायशी इलाका। द्रास में आजकल तापमान -20 डिग्री तक लुढ़क चुका है, लेकिन इस ठुठराती ठंड और फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी यहाँ के स्थानीय युवा मार्शल आर्ट और कराटे चैंपियनशिप्स को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के वातावरण में मार्शल आर्ट और कराटे करना एक अनोखा ही अनुभव भी है और इन खिलाड़ियों को काफी चुस्त बना देता है। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी। चलिए अब आपको संस्कृति और उत्सव के रंग दिखाते हैं। बिहार के बोधगया में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने अपने शानदार नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और ये महज नृत्य संगीत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बोधगया में हर साल विश्व शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य पेश किया जाता है। बोध गया के भूटान मंदिर में मुखौटा नृत्य। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के नृत्य ने बांधा समा। भूटान की परंपरा और संस्कृति में रचा बसा ये कोई आम नृत्य संगीत नहीं है, एक पूजा है जो बोध गया में हर साल विश्व शांति के लिए किया जाता है। विशेष पूजा के बाद इस तरह के नृत्य संगीत से सभी तरह की बाधाएं दूर होने की मान्यता है। माना जाता है कि नृत्य देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्माण की प्राप्ति होती है।
हम लोग का ये मुकुट डांस बोलता है ना, हम लोग बोलता है मार्क्स डांस। ये मार्क्स हर साल होता है 3 दिन। ये मतलब ये है मार्क्स डांस का, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये पूजा है, एक पूजा है ना। आज बेसिकली आज का ये मार्क्स डांस नो, ये एक फाउंडेशन ले आउट नो। जो भी हम लोग घर बनाता है तो उसको पहले थोड़ा पूजा करता है ना, इसलिए आज का नो 3 दिन के लिए आज पहले बार का पूजा, जैसे पहले वो लोग आके यहाँ का ये क्या बोलता है बुद्ध लोग का थोड़ा शांत करके फिर 3 दिन के लिए हम लोग का अच्छा होगा ना, इसलिए आज का डांस लोग ये है। बोध गया के जानपुर में मौजूद ड्रुक थुवेतन छोलिंग शांडूंग बौद्ध मठ में भूटान के बौद्ध लामाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य पेश किया। बौद्ध धर्म गुरुओं की मौजूदगी में आध्यात्मिक नृत्य किया गया। आध्यात्मिक नृत्य आह्वान किए गए देवी देवताओं को समर्पित करने की परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मास्क या मुखौटा नृत्य। ये नृत्य मास्क पहनकर किया जाता है। भूटान के बौद्ध मंदिरों में किया जाने वाला मुखौटा नृत्य तो सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन भारत के सिर्फ इसी बौद्ध मोनेस्ट्री में मुखौटा नृत्य किया जाता है। पिछले 15 सालों से मुखौटा नृत्य इस बौद्ध मोनेस्ट्री का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोहित शर्मा 2015 के बाद आज पहली बार रणजी मुकाबला खेलने उतरे। होम ग्राउंड पर रोहित को एक्शन में देखने बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे, लेकिन रोहित का बल्ला आज भी नहीं चला और वो मैच 3 रन बनाकर आउट हो गए। देखिए, भले ही क्रिकेटर रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही रोहित शर्मा का मैदान पर जादू बिखरेगा। बहरहाल हम आपको उनके एक ऐसे फैन से मिलवाते हैं जो कि कार्ड से मैजिक दिखाने में माहिर है। कप्तान रोहित शर्मा के एक तगड़े फैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और इनको देखकर लग रहा है कि कहीं न कहीं ये ताश के पत्तों के जादूगर हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रथम सोनी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। तो मैं देख रहा हूँ ताश है आपके हाथों में, क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं? जरूर जरूर जरूर। आपका नाम क्या? मेरा नाम धर्म दुबे है। सो धर्म जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को बताइए ये कौन सा पत्ता है? आपको बताना होगा? हाँ, बताना होगा मुझे। ओके, ये है काले पान का इक्का। काले पान का इक्का, ये हिंदी में होता है, इंग्लिश में इट्स कॉल्ड एस ऑफ स्पेड्स। एस ऑफ स्पेड्स अपने हाथ में आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पिंच कीजिए, पिंच, ऐसे पिंच कीजिए। हाँ, अब मुझे बिना देखिए बताइए कि आप कौन सा पत्ता होल्ड करें। बिना देखिए बताइए मुझे। बिना देखिए तो मुझे पता है, काले पान का इक्का। काले पान का इक्का। आर यू श्योर विद दैट? आप 100%? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। देखिए, देखिए कौन सा पत्ता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सरकार आप। काले पान का इक्का। आपके पास काले पान का इक्का है और मेरे काले पान की चिड़ी है। इसको चिड़ी बोलते हैं। चिड़िया है काले पान। हाँ, चिड़िया बोलते हैं इसको, या फिर इंग्लिश में इसको एस ऑफ क्लब्स बोलते हैं, राइट? अब एक काम करेंगे, इसको फिर से ऐसे उल्टा लीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है? ऐसे 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 पिंच कर दीजिए इसको। अभी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बस याद रखना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? एस ऑफ स्पेड्स मेरे पास है और आपके पास एस ऑफ स्पेड्स है। मैं एस ऑफ स्पेड्स आपसे लूंगा, क्लब्स यहाँ पे रखूंगा बिना देखे। क्या आपने कभी पत्ते खेले? हाँ या ना? कभी बचपन में खेला करता था। बचपन में खेले करते, तो मेरे को बताइए ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा? बिना देखे बताइए मुझे। मुझे लगता है कि ऊपर जो है वो काले पान का इक्का है। काले पान का इक्का है। आप सभी को भी ये लगता है? लेट्स सी, दोनों को साथ में उल्टाइए। 45 है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे 45। ये रोहित शर्मा, लेट्स गो! रोहित शर्मा के जर्सी का नंबर है 45। तो ये आप कुछ सीखा है आपने? मैं थोड़े बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से तो नहीं, बट बहुत टाइम हो गया मुझे करते हुए, तो मैं ये सब करता रहता हूँ। और मुझे ये अभी 14-15 साल के क्या? अच्छा, रोहित शर्मा के सच में वाकई में बहुत बड़े फैन है। मुझे उनके साथ मैच करना है, मुझे मौका मिला तो कुछ जरूर। पहले मैंने आपसे ही मैंने सुना कि भाई बोर्ड का एग्जाम है आपका, लेकिन बैटिंग देखने आए थे। मेरा 11 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है और मैं और मेरे दोस्त वहां पर खड़े हुए हैं। हम लोग बोर्ड का एग्जाम पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर देखने के लिए आए। उम्मीद बहुत थी आज बैटिंग करेंगे वो। उम्मीद तो थी, लेकिन कोई नहीं, स्पोर्ट्स है,
ऊपर नीचे होता रहता है। इट्स नॉट मैजिक थोड़ी है कि कभी ये इसका स्पेड हो, कभी ये निकल जाए, कभी होता रहता है, बट ऑब्वियसली होप्स आर हाई फॉर एवरी टाइम। थैंक यू। गेम आपने खेला है। 45 नंबर रोहित शर्मा के फैंस है मेरे साथ एक बार। रोहित शर्मा के लिए कहते हैं मुंबई है ना भाई, गणपति बप्पा। रोहित शर्मा। पग पग पर जहां बोली बदले और बदले वेशभूषा, पकवानों और त्योहार हैं जहां के न्यारे। हमारा प्यारा भारत है ऐसा। हमारी संस्कृति ही यहाँ के रंग बिरंगे संस्कारों से बंधी है, जो हमारे देश की खास पहचान है। जी हाँ, देखिए शिष्टाचार और सभ्यता की तो यहाँ मानो खान है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर अतिथि हमारा भगवान है। तभी तो शान से हम कहते हैं हमारा भारत महान है। तो हिंदुस्तान की इसी संस्कृति, आस्था, परंपरा और विरासत की बात करेंगे, ये वादा रहा। कल मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।